Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by Wired. So today I'm going to start the 15th lecture of National Income and Related Aggregates. इससे पहले 14 lectures इस unit के complete हो चुके हैं, जिसमें starting 10 lectures they were of the chapter Circular Flow of Income. And with the 11th lecture we people have started with basic concepts of national income. So I hope आप सारी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, सारी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ रहे हैं. ओके, अगर आपके पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आगे पुराने आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो आप आज के टॉपिक और आगे टॉपिक्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे होगा. Okay, so now let us start today's lecture, and today I am interested to know the meaning of gross and net value. ठीक है, तो I have written here the I want to know the meaning of gross and net value and what is the difference between them. ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ग्रॉस फिगर्स क्या होती हैं, नेट वैल्यू या नेट फिगर्स क्या होते हैं. तो देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम बताएं, जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस तो कहीं ना कहीं टोटल, एग्रीगेट, ओवरऑल, ठीक है, वैल्यूज हमको देखने को मिलती है. तो जब भी ग्रॉस वर्ड आपके सामने आए, ग्रॉस वर्ड जब भी आपके सामने आए तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, टोटल, एग्रीगेट या फिर ओवरऑल वैल्यू क्या है. टोटल, एग्रीगेट, ओवरऑल वैल्यू है क्या, समझ रहे बात को. और दूसरी तरफ नेट, नेट तो नेट से हमको समझ में आता है कि यहां पे कुछ ना कुछ क्या हो चुकी है, फिल्टर हो चुकी हैं. वैल्यूज या फिगर्स फिल्टर होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद हमको मिल रही हैं, बट दे आर एक्चुअली द रियलाइज्ड वैल्यू. ये ऐसी वैल्यू होती हैं जिसको एक्चुअली रियलाइज करते हैं. जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई ग्रॉस पे होता है ना. अगर हम ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं तो हमारा एक पे स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी ग्रॉस सैलरी होती है. अब उस ग्रॉस सैलरी में से कुछ रिडक्शंस होते हैं, जो कि रिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड होता है, फ्रॉम सोसाइटल ग्राउंड्स होता है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, और साथ साथ हमको कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं. तो जैसे कि मान लीजिए ग्रॉस सैलरी थी 20,000, उसमें से कुछ रिडक्शंस हुए, हमको कुछ अलाउंसेस मिले, और नेट अलाउंसेस भी मिले और रिडक्शंस भी हुए. नेट वैल्यू या नेट सैलरी जो मेरे को मिल रही है वो है 19,500. सारे एडजस्टमेंट के बाद जो मेरे को वैल्यू मिल रही है 19,500. तो ग्रॉस स्ट्रक्चर तो ओवरऑल स्ट्रक्चर था, ठीक है, ओवरऑल था, टोटल था, एग्रीगेट था, लेकिन वो रियलाइज नहीं था. रियलाइज का मतलब मैं उस वैल्यू को एक्चुअल में, रियलिटी में, प्रैक्टिकल सेंस में अपने पास रख नहीं पाता या उसको एक्चुअली यूज नहीं कर पाता. वो कोई करंट वैल्यू नहीं होती, वो एक यूजेबल वैल्यू नहीं होती. करंट वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, यूजेबल वैल्यू कौन सी होती है, नेट वैल्यू. क्योंकि ये रिडक्शंस के बाद बताती है कि सब कुछ रिड्यूस होने के बाद एक्चुअल में आप कितनी वैल्यू को रियलाइज करेंगे, आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूज कितनी वैल्यू को कर पाएंगे, वो होती है नेट वैल्यू. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक मतलब बताया ग्रॉस और नेट वैल्यू. ठीक है, अब अपन को थोड़ा सा अपने नेशनल इनकम के सेंस में थोड़ा सा समझना है, क्योंकि आप जब भी ग्रॉस या नेट वैल्यू को देखें तो दिमाग में जाना चाहिए, है ना भाई. जो जो बात हम करेंगे यहाँ पे, जो जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे सब्जेक्ट तक सीमित ना रहे, वो हमारी एक्चुअल में क्या हो, हमारे माइंड में हर कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाए. तो इस तरह की हमारी थोड़ी सी थिंकिंग होनी चाहिए. लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट, अपने टॉपिक को भी नहीं भूल सकते. पढ़ने तो हम क्या है, इकोनॉमिक्स ही आए. तो देखते हैं इसका यहाँ पे रेलेवेंस क्या है, नेशनल इनकम में रेलेवेंस क्या है. ठीक है, तो देखिए ग्रॉस वैल्यूज, जिनका आपको मैंने एक्चुअल में वोकैबुलरी मीनिंग या उनके जो टर्मिनोलॉजी का मीनिंग है बता दिया. ग्रॉस वैल्यूज को अगर हम इनकम या इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जोड़ के देखें, तो ग्रॉस वैल्यूज ओरिजिनल परचेज वैल्यू होती हैं, या वो वैल्यू होती हैं जिस वैल्यू पे कोई भी कमोडिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है. द वैल्यू विद विच अ कमोडिटी इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, वो उसकी ग्रॉस वैल्यू है. समझ रहे हो. जैसे कि आई बॉट अ एयर कंडीशन वर्थ ₹45,000 इन 2017. मैंने 2017 में एक एसी खरीदा जिसकी वैल्यू थी 45,000. तो इकोनॉमिक्स में और इस नेशनल इनकम मैक्रो लेवल सेंस पे इसको उसकी ग्रॉस वैल्यू कहा जाए. ठीक है, जैसे कि क्या बोल रहा हूं मैं, आई बॉट अ एयर कंडीशन, ठीक है, इन 2017 वर्थ ₹45,000. तो ये उसकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी उसकी ग्रॉस वैल्यू. ठीक है, एसी की, मेरे एसी की ग्रॉस वैल्यू क्या थी, 45,000. ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू जिस वैल्यू से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था. क्या दिमाग में रखना है,
वो वैल्यू, वो टोटल वैल्यू, वो एग्रीगेट वैल्यू जिससे ये मार्केट में इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कहलाएगी इसकी ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ नेट वैल्यू। नेट वैल्यू अब 2017 में मैंने खरीदा था, 45,000 रुपीज का वो था। अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 की बात करूं मैं, तो क्या आज की डेट पे मेरे एसी की वैल्यू इतनी ही है? क्या आज की डेट पे जो मैं एसी की वैल्यू वसूल रहा हूं, या फिर इस पर्टिकुलर कमोडिटी को, इस पर्टिकुलर मशीन को अपने पास रख रहा हूं, तो वो इसी वैल्यू को होल्ड कर रही है? क्या मेरा एसी ये वैल्यू होल्ड कर रहा है आज की डेट पे 2020 में? ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने इसको OLX पे डाला। ठीक है, मैंने सोचा कि सेकंड हैंड क्या करूं, इसको निकालूं और एक न्यू एसी खरीदूं। ठीक है, मेरे पास विंडो एसी था, अब मैं क्या खरीदना चाह रहा हूं, स्प्लिट एसी खरीदना चाह रहा हूं। तो जब मैंने इसको निकाला, तो क्या मैं इसको OLX पे ऐड इसका 45,000 में डाल सकता हूं क्या, कि मैंने तो 3 साल पहले 45,000 का खरीदा था, अब तो इतने का ही बेचूंगा? डाल सकता हूं। आप भी समझ रहे होगे ऐसा नहीं होता। तो जब मैंने इसकी वैल्यूएशन करी, मैंने एक ब्रोकर, एक मीडिएटर के द्वारा इसकी वैल्यूएशन करी, तो उन्होंने बोला कि द वैल्यू ऑफ योर एसी, एयर कंडीशनर इन 2020 इज वर्थ ₹28,000। ठीक है, इतनी भी वैसे नहीं मिलती है, चलिए कोई नहीं, 28,000। तो एक्चुअल में ये कहलाती है इसकी नेट वैल्यू। ठीक है, नेट वैल्यू क्यों है? ये नेट वैल्यू इसलिए है क्योंकि आज की डेट में 2020 में मैं इसकी इतनी ही वैल्यू रियलाइज कर रहा हूं, चाहे मैं इसको अपनी अकाउंट्स में शो करूं, इस मशीन को, अगर मैं एक बिजनेस को अपने अकाउंट्स में शो करूं, या फिर मैं इस मशीन को सेल आउट करने की कोशिश करूं, तो इस मशीन की आज की डेट में इकोनॉमी में इतनी ही वैल्यू है, इतनी ही वैल्यू रियलाइज्ड है। समझ रहे बात को? इतनी वैल्यू क्या है उसकी इकोनॉमी में रियलाइज्ड है। लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी इकोनॉमी में, ठीक है, इसकी ओरिजिनल परचेज वैल्यू कितनी थी? 45,000। तो जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू जिससे ये इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको कहा जाता है उसकी ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, दूसरी तरफ जो करंट वैल्यू है, जिस वैल्यू पे ये अभी रियलाइज हो रही है, जो अभी इसकी वैल्यू होल्ड है, ठीक है, वो है ये, जिसको कहा जाता है इसकी नेट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए अगर आप कभी भी कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, या कोई नया स्टॉक आया है जिसको आपने परचेज किया है, उसी वक्त उसकी ग्रॉस और नेट वैल्यू सेम हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो या तो नेट वैल्यू ग्रॉस वैल्यू से क्या होगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, या फिर नेट वैल्यू कुछ केसेस में बढ़ भी सकती है। जैसे आपको पता है गोल्ड की वैल्यू आज की डेट में कितनी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ सकती है, घट सकती है, और यह भी हो सकता है कि जो ग्रॉस वैल्यू थी उससे कुछ वैल्यू गिरती जाए। होता क्या है, अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें, ऐसे गुड्स की बात करें जिसको कंज्यूमर डेली लाइफ में या डेली शेड्यूल में यूज कर रहा है, तो उनकी वैल्यू गिरती है। उनको आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उसकी वैल्यू गिरेगी। अगर मैं अपने टेलीविजन की बात करूं, मैं अगर अपने अलमीरा की बात करूं, मैं अपने एसी की बात करूं, मैं अपने स्मार्टफोन की बात करूं, या फिर मैं अपनी कार की बात करूं, अपनी बाइक की बात करूं, अपनी स्कूटी की बात करूं, इनको मैं जितना यूज करता हूं, ऑब्वियसली इनकी जो रियलाइज्ड वैल्यू, नेट वैल्यू टाइम के साथ क्या होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। हाँ, इनकी ग्रॉस वैल्यू जब मैंने इसको खरीदा होता है, जब न्यू स्टॉक मैंने मार्केट से खरीदा होता है, वो ऑब्वियसली ज्यादा होता है, और इनको जितना ज्यादा यूज करते हैं उतना ज्यादा क्या होने लगती है, इनकी नेट वैल्यू गिरती है। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू, इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है, हमको अपने चैप्टर के सेंस में देखना है। हमको यहाँ पे और किसी सेंस में रिडक्शंस नहीं देखने कि आप सोचो कि सर आपने तो सैलरी की बात करी थी तो वहाँ पे सारे पीएफ और वो रिडक्शन बताओ ना। नहीं, हम नेशनल इनकम, हम कंट्री की प्रोडक्शन आउटपुट की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कमोडिटी की वैल्यूज में देखेंगे क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं बताऊं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस था क्या। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आप पहले ही समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी एक चीज समझ में आ रही है कि देखिए, जितना ज्यादा आप किसी कमोडिटी को यूज करेंगे और उसकी करंट वैल्यू गिरती जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, डेप्रिशिएट को कैसे याद रखो, डी एप्रिशिएट, मतलब वो बढ़ तो नहीं रही, डी गिर रही है। और ऐसा होता ही है, अगर मान लीजिए मैंने एक आईफोन खरीदा वर्थ 1,25,000, ठीक है, आईफोन एक्स खरीदा मैंने 1,25,000, मैं सोचूं 1.5 साल के बाद उसको बेच दूं तो 1,25,000 का नहीं बिकेगा, कभी भी नहीं बिकेगा। ठीक है, वो 50,000 60,000 का बिक जाए वो भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट पे। तो जितनी वैल्यू से उसकी गिरावट आई, जितनी वैल्यू उसकी गिरी,
जितनी वैल्यू गिर रही है उसको क्या कह रहे हैं, उसको कहते हैं उसकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू। वैल्यू जो यहां पे हमने सब में वैल्यू की ही बात करी है, ये ओवरऑल वैल्यू थी, ठीक है, जिस वैल्यू पे वो कमोडिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये नेट वैल्यू है, जो वैल्यू उसको अभी होल्ड कर रही है, जितनी वैल्यू मैं अभी रियलाइज करता हूं, ठीक है, वसूल पा रहा हूं, वो ये वैल्यू। तो वैल्यू जितनी गिर गई उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेप्रीशिएटेड वैल्यू या फिर डेप्रीसिएशन। समझ रहे हो? अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो आपको पता है डेप्रीसिएशन क्या होता है। डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर विद पासेज ऑफ टाइम विद नॉर्मल ऑब्सोलेसेंस, जो असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये ऐसा होता है ना। कुछ असेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट भी कर जाती है, जैसे कि गोल्ड रिजर्व, उनकी वैल्यू एप्रिशिएट भी कर जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम पूरी मार्केट की बात करें, है ना, तो मार्केट में ज्यादातर कमोडिटी जनरल सेंस में ऐसी ही है जिसको जितना ज्यादा आप रिगरस यूज करेंगे उतनी उनकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट करती है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यूज और नेट वैल्यूज के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर मैं अपने एयर कंडीशन की डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालना चाहूं तो बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा भाई, 45,000 माइनस 28,000 कितना हो गया, ये हो गया 27,000 रुपी। तो इतनी वैल्यू से मेरा एसी क्या कर चुका है, डेप्रिशिएट कर चुका है, क्योंकि इसकी ग्रॉस वैल्यू थी ये और इसकी नेट वैल्यू है ये। तो इसकी वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई, इतनी वैल्यू इसकी रिड्यूस हो चुकी है। इतनी वैल्यू को मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा। इस टोटल ओवरऑल वैल्यू में से सिर्फ इतनी वैल्यू रिड्यूस होकर रियलाइज हो रही है, इतनी रियलाइज नहीं हो रही। तो कैसे याद रखो, ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल वैल्यू। ओवरऑल वैल्यू थी 45,000, नेट का मतलब था रियलाइज्ड या रिड्यूस्ड वैल्यू, जो अब उसकी वैल्यू बची। तो वैल्यू बची इतनी, इतनी वैल्यू खत्म हो चुकी है उसकी, या इतनी वैल्यू को रियलाइज नहीं कर सकते। कितनी वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं, इतनी। तो ओवरऑल में से जितनी वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं वो तो हमने यहां लिख दी, लेकिन जो नहीं कर सकते, जो नहीं वसूल कर पाए, जो वैल्यू खत्म हो चुकी है, वो है डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अब जब भी आपके सामने ग्रॉस वैल्यू है, नेट वैल्यू है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि भाई ग्रॉस वैल्यू कंप्लीट होता है, ओवरऑल होता है, टोटल होता है, और नेट क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, करंट होता है, रियलाइज्ड वैल्यू होती है। करंट वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, अभी हम उसकी कितनी वैल्यू वसूल कर रहे हैं। तो ओवरऑल में से वसूल करने वाली वैल्यू हटा दोगे तो जो बचेगी वैल्यू वो है डेप्रिसिएशन। वो वैल्यू खत्म हो चुकी है उस असेट की, वो उस पर्टिकुलर गुड की वैल्यू खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू ऑब्सोलीट हो गई, आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते। रियलाइज जितनी कर सकते हो नेट, ओवरऑल जितनी हो गई ग्रॉस। डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसको एक बार रब करके डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिख देता हूं। डेप्रिसिएशन वैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स को क्लियर है ना, और नॉन कॉमर्स वालों को भी पता ही होगा। डेप्रिसिएशन को डिफाइन करते हैं द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट और अ कमोडिटी, रिडक्शन इन द वैल्यू या फिर वैल्यूएशन ऑफ एन असेट और अ कमोडिटी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू नॉर्मल wear and tear or obsolescence with passage of time, obsolescence with passage of time, टाइम के पास होने से जो obsolescence आती है ना। अगर obsolete को बोले तो एक तरीके से खराब होना, inferiorize होना, सड़ना, सड़ती कोई ये केला या फिर टमाटर तो है नहीं, सड़ जाए, ये मतलब थोड़ी इसकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है। ठीक है, विद पासेज ऑफ टाइम, इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन के कुछ अदर नेम्स भी होते हैं, क्योंकि हम आगे चल के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें ग्रॉस वैल्यूज आपके सामने आने वाली है, जिसमें नेट वैल्यूज आपके सामने आने वाली है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होने वाली है, जिसमें से ग्रॉस से नेट भी निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन वहां पे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डेप्रिसिएशन काम आएगा इन दोनों के बीच के एडजस्टमेंट करने के लिए, और वहीं पे हमको कुछ अदर नेम से भी डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो मैं आपको यही बता देता हूं कि डेप्रिसिएशन के कुछ अदर नेम्स क्या होते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। अदर नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अदर नेम्स है डेप्रिसिएशन के करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, CFC, ठीक है, CFC ऐसे एब्रीवेशन में भी बोला जा सकता है, ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये देखिए कुछ अदर नेम्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन इन नेम से न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिल सकता है। तो इन नेम को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी डेप्रिसिएशन को स्किप या मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन या फिर ये वाला CFC देखने को मिलता है क्वेश्चंस में, CFC लिखा होता है, CFC। तो जब भी CFC लिखा है तो डेप्रिसिएशन है, बाकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कैपिटल कंज्यूम मतलब वैल्यू रिड्यूस होगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आज हमने पढ़ा ग्रॉस वैल्यूज क्या होती है, नेट वैल्यूज क्या होती है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके कुछ अदर नेम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को आगे और बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि सब घर बैठे सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएं विद ऑल द बेनिफिट्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।